फ्रेंड्स नमस्कार। कई बार कमेंट आया था फ्रेंड्स कि विलियम शेक्सपियर के जितने भी फेमस सीन्स हैं उन पर एक वीडियो बनाने के लिए। तो आज फेमस सीन्स की ही बात करने वाले हैं, स्पेशली उन सीन के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज में। आइए शुरू करते हैं। करीबन 35 सीन्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। शुरू करते हैं। और आज शाम को प्रैक्टिस पेपर आना है, तो ऑलरेडी मैंने ऑनलाइनर 26 प्रैक्टिस पेपर दे दिया है। आज से फिर एक नए प्रैक्टिस पेपर की शुरुआत होगी, ठीक है, बेस्ड ऑन ओनली TGT इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कह रहा है कि द हॉवेल सीन और स्टॉर्म सीन इन किंग लियर एक्ट 3 सीन 4। आपको बता दें ये जो सीन है हॉवेल सीन या स्टॉर्म सीन एक्ट 3 सीन 4 में दिखलाया गया है। कह रहा है कि कैंट लीड्स लियर थ्रू द स्टॉर्म टू हॉवेल। कह रहा है कि जो कैंट है कैरेक्टर, वो लियर को तूफान के रास्ते उस झोपड़ी तक, हॉवेल का मतलब होता है झोपड़ी तक, लेकर जाता है। ही परसाट्स हिम टू गो इनसाइड। और केंट जो है फ्रेंड, वो किंग लियर को लालच दिखाता है, लुभाता है कि वो उसके अंदर चला जाए। बट लियर डज नॉट कंप्लाई। लेकिन ये इस पर वो विश्वास नहीं करता है और लियर जो अंदर नहीं जाता है। एंड सेज दैट हिज मेंटल एंगस मेक्स हिम हार्डली फील द स्टॉर्म। कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि कहता है कि हिज मेंटल एंगस, जो उसका मानसिक दुख है ना, अब उसे बना देता है, मतलब ऐसा बना दिया है कि वो मुश्किल से स्टॉर्म को फील कर पा रहा है, ठीक है। ही सेंड्स केंट इनसाइड। वह किंग लियर जो है केंट को अंदर भेजता है और अपने घुटनों पर झुक जाता है और प्रार्थना करता है। ही रिमुनेट्स दैट। रिमुनेट्स का मतलब वह सोचता है कि एज किंग, मतलब एक राजा के रूप में, ही फेल्ड टू टेक केयर ऑफ अंडरडॉग्स एंड होमलेस, यानी बेघरों को और जो अंडरडॉग्स होते हैं, अंडरडॉग्स समझ रहे हैं ना, जो वंचित लोग हैं, उनको देखभाल करने में वह असफल रहा है। किंग लियर ऐसा सोचता है। हु हैव लिटिल प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टॉर्म्स सच एज दिस वन। और इसी तरीके से जो तूफानों में बहुत ही कम सुरक्षा मिलती है लोगों को, उसी तरीके से वह अपने अंडरडॉग्स और जो होमलेस लोग हैं उनको वह देखभाल नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स, आपको बता दें हॉवेल सीन या स्टॉर्म सीन इसे बोलते हैं किंग लियर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द डेथ ऑफ डेस्टिमोना इन अथेलो एक्ट 5 सीन 2 में है। कह रहे हैं कि डेथ ऑफ डेस्टिमोना कैसे होता है एक्ट 5 सीन 2 में। तो कह रहे हैं कि इन दिस सीन अथेलो गोज टू डेस्टिमोना। अथेलो जो है डेस्टिमोना के पास पहुंचता है विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हर, उसके मारने के इरादे से। ही टेल्स हर टू प्रे टू गॉड। और वो कहता है उससे कि वो प्रार्थना करे ईश्वर से। एंड कॉन्फिडेंस मैंने स्वीकार है हर सीन्स मैंने अपने पाप को बिफोर ही किल्स हर, यानी उसके मारने से पहले वो कहता है कि वो अपने पाप को प्रायश्चित करे और ईश्वर से प्रार्थना करे। सी प्लीड्स दैट सी हैज़ नॉट डन एनीथिंग। वह उससे निवेदन करती है कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। अथेलो प्रिज्यूम्स दैट सी इज़ लाइंग एंड किल्स हर। और फाइनली अथेलो जो है उसकी बातों को बुरा मान लेता है। प्रिज्यूम्स मतलब वह मानता है कि वह झूठ बोल रही है और फाइनली वह उसे मार डालता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है सीन 2। नंबर नेक्स्ट है हैमलेट एंड ओफेलियाज कन्वर्सेशन। नन्नरी सीन जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स, नन्नरी सीन है, दोनों के बीच कन्वर्सेशन है हैमलेट एंड ओफेलिया के बीच, ठीक है। एक्ट 1 सीन 3 में यह सीन है। चलिए कह रहा है कि इन दिस सीन हैमलेट कन्फ्रंट्स ओफेलिया। आपको बताते हैं इस सीन में हैमलेट और ओफेलिया के बीच आमना सामना होता है इन अ वेरी हार्श मैनर, बड़ा ही कठोर तरीके से। ही टॉक्स अबाउट व्हाट ही सीज इन हर एज वुमन। और एक महिला के रूप में ओफेलिया के में जो देखता है हैमलेट, वो सब कुछ बोल जाता है। हिज वर्ड्स डीपली हर्ट एंड शॉक हर। और जितने भी वर्ड्स वो बोलता है वह ओफेलिया को बड़ा ही हर्ट होता है और वो अचंभित रहती है। ड्यूरिंग दैट रेंटिंग, आपको बताता है रेंटिंग मन होता है डिंग मारते हुए, उस दौरान ही टेल्स हर टू गो टू नन्नरी। और वह उससे कहता है कि वह कहाँ चली जाए, नन्नरी चली जाए। विच वाज द स्लैंग फॉर ब्रोथेल इन शेक्सपियर टाइम। तो कह रहा है नन्नरी का मतलब आपको बता दें यहाँ पर शेक्सपियर के समय में वो एक स्लैंग बोला जाता था ब्रोथेल। ब्रोथेल का मतलब यहाँ समझ लीजिएगा, आपको बता दें वेश्यालय टाइप का है, लेकिन नन्नरी कुछ अलग होता है। लेकिन शेक्सपियर के टाइम में कह रहा है कि ब्रोथेल एक स्लैंग के रूप में यूज होता था, वहाँ पर उससे जाने के लिए बोलता है। टेल्स होगा ही टेल्स हर नॉट टू मैरी। और वह उससे कहता है कि वह शादी ना करे एंड बिगेट चिल्ड्रन, ना ही बच्चे पैदा करे। एंड इन दिस वे नॉट ब्रिंग मोर पीपल इन दिस लाइफ। और इस तरीके से अगर ऐसा नहीं करती है तो बहुत सारे लोगों के समीप में संपर्क में नहीं आएगी। वेयर पीपल ओनली कमिट एंड सिन एंड सफ़र। और जहाँ पर लोग जो है सिर्फ पाप करते हैं और उसका दुख भोगते हैं। कुछ इस तरह की लाइन है इस सीन में फ्रेंड्स। हैमलेट और ओफेलिया के बीच ये चर्चा है, ठीक है, एक्ट 1 सीन 3 में।
नंबर 4 है द क्लोजेस्ट सीन इन हैमलेट। हैमलेट में क्लोजेस्ट सीन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे एक्ट 3rd सीन 4th में यह सीन दिखाया गया है। इन दिस सीन हैमलेट गोज टू मीट गर्ट्यूड। कह रहे अपनी माँ गर्ट्यूड के पास मिलने जाता है फ्रेंड्स। पोलोनियस इज आल्सो देयर बट ही हाइड्स हिमसेल्फ। और पोलोनियस भी वहाँ रहता है क्योंकि वो एक कर्टेन के पीछे छिपा रहता है। एंड लिसन टू व्हाट हैमलेट हैज़ टू से। और जो कुछ भी कहना है हैमलेट को वह उसको सुनने के वास्ते वह पर्दे के पीछे छिपा रहता है। हैमलेट एक्यूजेज गर्ट्यूड ऑफ अ काइंड ऑफ अकम्प्लाइस इन द मर्डर ऑफ हिज फादर। फ्रेंड्स आपको बता दो उसमें जाकर के अपनी मम्मी से बोलता है कि वो अपने पिता के डेथ में वो उसमें उसके मौत या क्या उसके मारने में उसने साथ दिया है। विच सी डिनाइज, लेकिन जिसको वह गर्ट्रूड जो है इनकार करती है। ही कीप्स ऑन यूजिंग हार्श वर्ड्स। और वहाँ पर हैमलेट जो है अपनी माँ को बहुत कठोर शब्द बोलता है। एंड मेक्स हर फील गिल्टी, और यह आभास कराता है कि वह दोषी हैं। इन दिस वेरी सीन, इस सीन में पोलोनियस इज किल्ड आउट ऑफ हिज फुलिशनेस। और उसके मूर्खतापूर्ण होने की वजह से वह वहाँ मारा जाता है। पोलोनियस एक्चुअल फ्रेंड उसे पता चल जाता है हैमलेट को कि पर्दे के पीछे कोई है और उसे लगता है कि क्लाडियस ही है, लेकिन वो एक्चुअली पोलोनियस रहता है और पोलोनियस को हैमलेट मार डालता है वहीं पर। ठीक है, ये आपका क्लोजेस्ट सीन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रेव डिगर सीन इन हैमलेट। हैमलेट में ही ग्रेव डिगर सीन है, उसकी बात कर लेते हैं। एक्ट 5th सीन 1st में यह है। कह रहा है कि इन दिस सीन 2 ग्रेव डिगर्स आर सॉवलिंग आउट ऑफ ग्रेव फॉर ओफेलिया। कह रहा है कि 2 जो ग्रेव डिगर हैं और वो ओफेलिया के लिए क्या कर रहे हैं, ओफेलिया के लिए एक कब्र खोद रहे हैं चर्चयार्ड में। ठीक है, चर्चयार्ड में एक कब्र खोद रहे हैं। दे आर आर्गुइंग, और वे बहस कर रहे हैं। विद सी वुड बी बरीड इन द चर्चयार्ड एज सी एज कमिटेड सुसाइड। वो बता रहे हैं कि एक्चुअली ओफेलिया जो सुसाइड कर ली है, क्या उसके लिए यहाँ पर दफनाया जाना सही रहेगा। लेटर इन द सेम सीन, और उसी सीन में एक चीज़ और दिखा रहा है फ्रेंड्स कि हैमलेट एंड द ग्रेव डिगर्स जो है इंगेज हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं विट्टी गेम ऑफ चॉप लॉजिक गेम में वो बिजी हो जाते हैं। सेम सीन में ही है जिसे हम ग्रेव डिगर सीन बोलते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बालकनी सीन, रोमियो एंड जूलियट का बहुत ही फेमस सीन है फ्रेंड्स। बालकनी सीन एक्ट 2 और सीन 2 से यह लिया गया है। इन दिस सीन रोमियो एंड जूलियट रिवील दियर लव टू ईच अदर। रोमियो एंड जूलियट जो है फ्रेंड्स दोनों एक दूसरे का प्यार का इजहार करते हैं एक दूसरे से। दे आल्सो प्लान टू मैरी, और वहाँ पर यह भी योजना बनाते हैं कि वे शादी करेंगे। रोमियो स्टैंड्स इन द शैडो बीनीथ द विंडो ऑफ द जूलियट्स बेडरूम। और कह रहे हैं कि जूलियट के बेडरूम्स का जो विंडो है, विंडो की छाए में के नीचे वह खड़ा रहता है रोमियो। दिस सीन कंसोलिडेटेड लव बिटवीन 2 लवर्स। 2 प्रेमियों के बीच जो प्यार है ना वो बड़ा मजबूत दिखाई देता है। इनिशियली जूलियट इज अनअवेयर ऑफ रोमियोस प्रेजेंस। और यहाँ पर शुरुआत में बता रहा है फ्रेंड्स कि जूलियट जो है अज्ञान रहती है कि मतलब उसके प्रेजेंस को लेकर के। एंड स्पीक्स हर फीलिंग्स लाउड, और अपने जो भी फीलिंग्स होता है ना रोमियो के प्रति वो तेज बोलती है। तब जाकर के रोमियो जो अपने आप को प्रकट करता है एंड प्रोफेस हिज लव टू हर, और अपने प्यार का इजहार करता है रोमियो जो है जूलियट से। सी वार्न्स हिम ऑफ द डेंजर्स देयर। और लेकिन वहाँ पर जब देखती हैं कि रोमियो जो है उसके खिड़की के जस्ट बगल में है तो वो यहाँ के खतरों के बारे में बताती है। और फाइनली रोमियो जो है उसे गुड नाइट बोल करके निकल जाता है। नेक्स्ट है जूलियट एंड नर्सेस कन्वर्सेशन इन रोमियो एंड जूलियट। एक्ट 2 सीन 5th में यह है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जूलियट और नर्स जो है दोनों के बीच में यहाँ पर बातचीत है, उस सीन को भी यहाँ पर दिखाया गया है। कह रहा है दिस सीन इज सेट इन कपुलेट और कार्ड। कपुलेट आपको पता है, एक तो जो जूलियट थी वो कपुलेट फैमिली की ही थी, तो उसके बगीचे की यह सीन है। इन दिस सीन जूलियट ईगरली वेट्स फॉर द नर्स। और इस सीन में जो जूलियट है ना बहुत ही उत्सुकतापूर्वक अपने नर्स का इंतजार करती है। होम सी सेंट टू मीट रोमियो टू गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दियर फ्यूचर मीटिंग। और अपने भविष्य के मिलने के वास्ते वो कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए भेजी रहती है नर्स को। किसके पास? रोमियो के पास। द नर्स इंटेंशनली टीचर जूलियट। और जानबूझ करके जो नर्स है ना वो उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है जूलियट को, और डिले द रिवलेशन मतलब जो चीज़ जानती है उसको डिले करती है बताने में। व्हेन जूलियट प्रेसेस हर, जब जूलियट उस पर दबाव डालती है फॉर न्यूज़, द नर्स टेल्स हर दैट रोमियो इज वेटिंग फॉर हर एट फ्रियर लॉरेंस सेल टू मैरी हर। तब जाकर के वो बताती है कि रोमियो जो है वो फ्रियर लॉरेंस के कोठरी में या सेल में कमरे में इंतजार कर रही है उसे शादी करने के लिए, वो ऐसा बोलती है। नंबर 8 है फ्रेंड्स केट एंड पेट्रिचियो मीटिंग इन टेमिंग ऑफ द श्रीव। टेमिंग ऑफ द श्रीव की बात कर लेते हैं। एक्ट 2 सीन 1st में यह सीन दिखाई देता है, केट और पेट्रिचियो की मीटिंग है। कह रहा है कि शेक्सपियर एक्सप्लोर द रिलेशनशिप ऑफ केट एंड पेट्रिचियो। कह रहा है कि उन्होंने इस चीज़ को खोज किया है कि दोनों के बीच संबंधों को उन्होंने खोजबीन किया है शेक्सपियर ने। कह रहा है द रिलेशनशिप इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स रिवील द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले टेमिंग ऑफ द श्रीव। कह रहा है कि यह जो रिलेशनशिप है ना ये इस प्ले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यह प्रकट करता है द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले टेमिंग ऑफ द श्रीव।
Their meeting is very important because Kate, who has always used her wit to get her way and silenced everyone in any argument. कह रहा है कि इस मीटिंग में आपको बता दें, जो केट कैथरीन है फ्रेंड, वो बहुत ही हमेशा अपने बुद्धिमत्ता से क्या करती है, सबको किसी भी आर्गूमेंट में, किसी भी बहस में वो किसी को भी चुप करा देती है, लेकिन फॉल्स साइलेंट बिफोर पेट्रिचियो विथ रिमार्क्स एंड वर्बल ड्यूएल अपॉन्स. कह रहे हैं कि लेकिन यहाँ पर पेट्रिचियो का जो बुद्धिमत्ता वाले रिमार्क्स हैं और जो शब्द के ड्यूल सपन्स हैं ना, इनके वजह से वहाँ पर बेचारी साइलेंट हो गई है. कौन? कैथरीन, केट. ठीक है, वो सबको बहस में हरा देती है, लेकिन यहाँ पर मिल गया है कौन? पेट्रिचियो. तो पेट्रिचियो के सामने वह खुद शांत हो गई है. सी फेल्स टू काउंटर हिम, वह असफल हो जाती है उसका सामना करने के लिए. एंड कॉन्फेसेस, मैंने स्वीकारती है कि सी इज़ मिजरेबल, वह बड़ी ही दुख में है. इन हर एक्सिस्टेंस ऑफ एन अनमैरिड गर्ल, अर्थात अविवाहित लड़की के अस्तित्व में वह बहुत ही दुखी है, ऐसा वह स्वीकार करती है. ठीक है, तो पेट्रिचियो और कैथरीन केट के बीच में एक कन्वर्सेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टेमिंग ऑफ द श्रू में. नंबर 9 है कि रिचार्ड थर्ड वॉज लेडी एने नेविल एंड रिचार्ड थर्ड एक्ट फर्स्ट सीन 2 में लिया गया लाइन है. यानी रिचार्ड जो थर्ड है फ्रेंड्स, वो लेडी एनी को लुभाने की कोशिश करता है. क्या है? ओवर द फ्यूनरल ऑफ एनीज डेड हस्बैंड प्रिंस एडवर्ड. अब आपको ध्यान में रखना होगा कि एनी के जो मरे हुए हस्बैंड का नाम है वो प्रिंस एडवर्ड रहता है. उनके जो फ्यूनरल होता है, दाह संस्कार होता है, उनके बाद रिचार्ड थर्ड जो है ट्राइज टू सेड्यूस हर बाय यूजिंग वेरी इमोरल एंड वेस्टिक टैक्टिक. कह रहा है कि मतलब अनैतिक शब्दों का यूज़ करते हुए उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है रिचार्ड थर्ड. सरप्राइजिंगली लेडी एनी जो है शकम टू रिचार्ड्स थर्ड ओइंग. आपको बता दें, सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि लेडी एनी जो है वो मान जाती हैं रिचार्ड के लुभावने पर, प्रलोभन पे मान जाती हैं. ठीक है, सहमत हो जाती हैं. इवन इन फ्रंट ऑफ द डेड बॉडी ऑफ हर फादर इन लॉ, और अपने जो फादर इन लॉ हैं उनके डेड बॉडी के सामने ही वह मान जाती. स्टेफन ग्रीनब्लाट इस बारे में कहते हैं, ठीक है, कि दिस कनेक्शन दैट एनी एज. अब इस कनेक्शन के बारे में, एन के इस कनेक्शन के बारे में बोलते हैं कि सैलो मतलब बहुत ही उथली, करप्टिबल मतलब बहुत ही भ्रष्ट, नावली का मतलब भोली भाली, महत्वाकांक्षी, एंड एबव ऑल, और सबसे बड़ी बात है कि वो डरी हुई. ऑल क्वालिटीज़ दैट हेल्प अकाउंट फॉर हर स्पेक्टिकुलर सरेंडर. यानी इतना कुछ क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी वह उसे अपने आप को सरेंडर कर देती है, उसे सौंप देती है. यह एक कमेंट किया गया है स्टेफन ग्रीनब्लाट के द्वारा लेडी एनी को लेकर के. ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड नंबर 10 है क्वेरल बिटवीन ब्रूटस एंड कैसियस इन जूलियस सीजर. तो ब्रूटस और कैसियस के बीच में थोड़ा सा झगड़ा होता है. एक्ट 4 सीन 3 की ये लाइन है. ठीक है, क्या है? तो कह रहे हैं कि द सीन टेक्स प्लेस इन द टेंट. इसको टेंट सीन भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा. इसे टेंट सीन भी बोलते हैं. किसमें? जूलियस सीजर में टेंट सीन. कह रहे द क्वेरल स्टार्ट्स व्हेन ब्रूटस एक्यूजेस लूसियस पेला ऑफ टेकिंग ब्राइब्स व्हाइल कैसियस ट्राई टू प्रोटेक्ट पेला. आपको बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रूटस जो है आरोप लगाता है लूसियस पेला पर कि वह घूस ले लिया है, और जबकि कैसियस जो है फ्रेंड्स वह पेला को यानी लूसियस पेला को बचाने की कोशिश कर रहा है. ठीक, इस कह रहे हैं कि ब्रूटस बिलीव्स दैट दे किल्ड सीजर. यहाँ पर विश्वास करता है कि वे लोग सीजर को मार दिए हैं क्योंकि दे वी आर सीकिंग जस्टिस एंड गुड ऑफ द रोमन पीपल. रोमन के लोगों के लिए अच्छाई और न्याय ढूंढने के वास्ते जूलियस सीजर को वे लोग मार दिए हैं, ऐसा वो विश्वास करता है. कौन? ब्रूटस. बट वेन कैसियस इज़ विलिंग टू प्रोटेक्ट पेला, लेकिन जब कह रहे हैं कि जब पेला को बचाने की कोशिश कर रहा है कौन? कैसियस. ब्रूटस बिलीव्स दैट कैसियस हैज़ बिट्रेड द एजेंडा बिहाइंड सीजर्स डेथ. तो ब्रूटस यहाँ पर विश्वास करता है फ्रेंड्स, जो कैसियस है उसने उसे धोखा दिया है, क्योंकि जो सीजर का डेथ है ना, उसके पीछे जो एजेंडा है वह कैसियस जो है ब्रूटस को धोखा दिया है, ऐसा वो बोल रहा है. इसके अतिरिक्त कह रहा है कि ब्रूटस ब्रिंग्स अप द इश्यूज ऑफ कैसियस रिफ्यूजल टू पे हिज सोल्जर्स. और एक और चीज़ है कि कैसियस जो है वो मना कर दिया है कि सोल्जर्स को पे नहीं करेगा, और कैसियस जो है इसको क्या किया है? डिनाई कर दिया है.
इसके बावजूद भी कह रहा है कि आल्दो कैसियस डज नॉट डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट द एलिगेशंस ऑफ ब्रूटस ले, ही अपील्स टू ब्रूटस अनरेबल नेचर टू एंड द क्वेरल। और अंततः कह रहा है फ्रेंड्स, कैसियस जो है स्वयं को नहीं बचाता है अगेंस्ट जितने भी एलिगेशन लगाया रहता है ब्रूटस के द्वारा उसके ऊपर, और ब्रूटस जो कुछ भी कहता है कैसियस से वो सारी चीज़ों को अपने आप को छोड़ देता है, और फाइनली वो ब्रूटस से निवेदन करता है कि सम्मानजनक तरीके से इस क्वेरल को, इस झगड़े को समाप्त किया जाए। ऐसा कैसियस ब्रूटस से रिक्वेस्ट करता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये आप ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो 10th सीन है क्वेरल बिटवीन ब्रूटस एंड कैसियस। ठीक है, तो कई मैटर है इसमें, एक तो ब्राइब को लेकर के है, ठीक है, दूसरा जो सैनिकों को पे करने वाली चीज़ें हैं वो है, और इसमें सीजर के जो डेथ है उसके पीछे जो एजेंडा है तब जाकर के इनको समझ में आया है फाइनली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, ब्रूटस एंड पोर्सियास कन्वर्सेशन इन जूलियस सीजर। तो इसमें बता दें जूलियस सीजर से ही लाइन है, एक्ट 2 सीन 2 से लिया गया है। ब्रूटस और उसकी पत्नी पोर्सिया के बीच कन्वर्सेशन है। कर इन दिस सीन पोर्सिया अटेम्प्ट्स टू रिवील, बताने की कोशिश करती है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ हर हस्बैंड ब्रूटस। इसमें पोर्सिया जो बताने की कोशिश कर रही है जो ब्रूटस उसके हस्बैंड है उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ये बताने की कोशिश करती है इस सीन में, ब्रूटस एंड पोर्सिया कन्वर्सेशन में। नंबर 12 है फ्रेंड, इसको बोलते हैं विर्जिनिटी सीन इन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में विर्जिनिटी सीन, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इसमें कह रहे हैं कि इन दिस सीन हेलेना एंड पारोलेल्स जो पारोलेस है फ्रेंड्स वो हेलेना और दोनों मिलकर के डिस्कस करते हैं किस पर, वर्जिनिटी पर, इन रफ लैंग्वेज, बहुत ही गंदे भाषा में वर्जिनिटी को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। पैरोलेस जो है फ्रेंड रिकमेंड्स दैट सी शुड मैरी, वह हेलेना से कहता है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, एंड लूज हर वर्जिनिटी क्विकली, और तुरंत ही वह उसे क्या अपनी जो कुंवारीपन है ना उसको तोड़ देना चाहिए, ऐसा पैरोलेस बोलता है। एज दे डिस्कस दीज, और जैसे ही इस पर ये लोग डिस्कस करते हैं, हेलेना हैज से प्लान ऑफ गोइंग टू द हैंड ऑफ वेट्रम। तो हेलेना जो है फ्रेंड्स तुरंत एक प्लान बनाती है, क्या, वेट्रम का हाथ थामने के लिए, हाथ पाने के लिए। दिस प्ले इज़ कॉल्ड अ प्रॉब्लम कॉमेडी, और आपको बता दें ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल जो है इसी की वजह से प्रॉब्लम कॉमेडी या डार्क कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नंबर नेक्स्ट है, जब वेट्रम्स ओइंग डाइना इन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो सेम प्ले है लेकिन एक्ट चेंज हुआ है। एक्ट 4 सीन 2 में यहाँ पर हेलेना जो है बेट्रम का हाथ थामने के व्याकुल है, लेकिन यहाँ जो है बेट्रम जो है यहाँ डायना को लुभाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इन दिस सीन बेट्रम ट्राइज टू ओ डायना, डायना को लुभाने की कोशिश करता है। डायना इज सीमिंगली ओड, और हमको लगता है कि फाइनली वह मान भी जाती है। फिर भी सी डज नॉट सीम टू हैव एनी प्लान टू मैरी, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में कोई भी प्लान, फ्यूचर में कोई भी प्लान नहीं बनाते हैं कि वे आगे चल करके शादी करेंगे। बात चल रहा है यहाँ पर बेट्रम और डायना के बीच। ठीक है, और इधर जो बातें चल रहा था वो हेलेना और एक और कैरेक्टर क्या था, हाँ सॉरी, पैरोलेस था। तो पैरोलेस यहाँ पर वो वर्जिनिटी को तोड़ने की बात कर रहा है, तब जाकर के वो हेलेना सोचती है कि वो बेट्रम का हाथ थामेगी, और बेट्रम जो है यहाँ पर आपको बता दें डायना के पीछे पड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे को मान जाते हैं, लुभा लेते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन फाइनली वो फ्यूचर में शादी करने के लिए हामी नहीं भरते हैं। नंबर 14 है फ्रेंड्स, एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा कन्वर्सेशन है इन एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा। एक्ट 1 सीन 3 की लाइन है। चलिए देखते हैं कौन सी बातें होती हैं इनके बीच। कह रहा है इन दिस सीन क्लियोपात्रा इज एंग्री विथ एंटोनी, बड़ी गुस्साई हुई है एंटोनी पर, एज सी बिलीव्स दैट एंटोनी इज बिट्रेइंग, और वह यह बात विश्वास करती है कि एंटोनी जो है उसे धोखा दे रहा है। किसको धोखा दे रहा है, क्लियोपात्रा को। एंटोनी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हर दैट कॉन्फ्लिक्ट ही इज फेसिंग बिटवीन हिज लव फॉर हर एंड हिज ड्यूटी फॉर हिज नेशन। तो यहाँ पर एंटोनी जो बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है फ्रेंड्स, ही इज़ फेसिंग बिटवीन हिज लव फॉर हर, यानी उसके लिए जो प्यार है उसके बीच में फंसा हुआ है, और अपने देश के जो प्रति जो कर्तव्य है उसके बीच फंसा हुआ है, वो बताने की कोशिश करता है। लेकिन एंटोनी पर बिट्रेइंग का आरोप लगाती है क्लियोपात्रा। नंबर नेक्स्ट है द डेथ ऑफ क्लियोपात्रा इन एंटोनी एंड क्लियोपात्रा। एक्ट 5 सीन 2 में क्लियोपात्रा के डेथ पर जो सीन है उसको हम लोग देखते हैं। आपको पता है कि स्नेक से कटवा लेती है अपने आप को। कह रहा है द क्वीन ऑफ इजिप्ट, कौन है, क्लियोपात्रा है, कमिट सुसाइड कर लेती है बाई टेकिंग अ स्नेक फ्रॉम अ क्लाउन्स बास्केट ऑफ फिक्स, यानी एक टोकरी में फिक्स भरा रहता है, उस फिक्स में बहुत सारे सांप रहते हैं, उन सांप से कटवा लेती है खुद को। एंड प्रेसिंग इट टू हर ब्रेस्ट, और अपने ब्रेस्ट पर, सीने पर वह सांप रख लेती है। इन दिस वे सी डाइज, और जैसे ही मतलब सांपों से कटवा लेती है उस तरीके से वह मर जाती है, और विथ डिग्निटी एंड स्टाइल, बहुत ही अलग शैली और प्रतिष्ठा के साथ। और क्योंकि जो रोमन कैप्चर्स होते हैं फ्रेंड्स उनके ऊपर यह विजय प्राप्त कर देती है, क्योंकि न रहेगी ना वो लोग कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्लियोपात्रा का डेथ होता है।
नंबर 16 है फ्रेंड, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ के बीच कन्वर्सेशन है, मैकबेथ की ही बात है। एक्ट फर्स्ट सीन 7 में अलाइन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि इन दिस सीन मैकबेथ स्ट्रगल्स विथ हिज कॉन्शियंस, यानी कह रहा है कि इस सीन में मैकबेथ जो है संघर्ष कर रहा है अपनी अंतरात्मा के साथ। ही इज इन ग्रेट डिलेमा, वो बहुत ही असमंजस में है कि विदर टू किल डंकन और नॉट, कि वो किंग डंकन को मारे या ना मारे, बहुत ही असमंजस में है। फिर भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ के इन्फ्लुएंस के तहत, ही इज प्रिपेयर टू एक्सिक्यूट द एक्ट, और उस कार्य को वो एग्जीक्यूट कर देता है, संपादित कर देता है, अर्थात फाइनली अपने पत्नी के दबाव में आकर के मैकबेथ किंग डंकन का मार डालता है। मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ कन्वर्सेशन पुनः आ जाता है, ये एक्ट 2 सीन 2 में है फ्रेंड्स, लेकिन इसके पहले एक्ट फर्स्ट सीन 2 में था। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या बातें होती हैं। इन दिस सीन मैकबेथ इज इन शॉक एट व्हाट ही हैज़ डन, किलिंग ऑफ किंग डंकन। आपको बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर मैकबेथ जो है बहुत ही अचंभित है कि उसने क्या कर डाला है, और क्या कर डाला है, अर्थात किंग डंकन का जान से मार डालना। वह बहुत ही शौक है इस बात पर। नंबर 17 जो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के बीच कन्वर्सेशन था, उस सीन की हम बात कर रहे थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, द पोर्टर सीन, यानी जैसे ही किंग डंकन का डेथ होता है उसके बाद पोर्टर सीन शुरू हो जाता है, जिसे हम डिस्कवरी सीन के नाम से भी जानते हैं। पोर्टर सीन या डिस्कवरी सीन, मैकबेथ एक्ट 2 सीन 3 में। द नॉनसेंस बैटिम ऑफ पोर्टर सर्व्स टू रिलीव, कह रहा है फ्रेंड्स, आपको बता दें जो शब्द होते हैं पोर्टर का वो बहुत ही राहत प्रदान करते हैं। द टेंशन एंड सीरियस एटमॉस्फियर ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड मर्डर ऑफ डंकन, कह रहे हैं कि डंकन के मौत और जो षड्यंत्र है, जो सीरियस माहौल बना है, उसके बीच जो पोर्टर का जो शब्द होते हैं, बकवास जो शब्द होते हैं, वो थोड़ा सा राहत प्रदान करता है। एक चीज़ यह होता है इसमें, और दूसरा कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स अ ड्रामेटिक रिलीफ इन द प्ले इन दिस वे, और इस तरीके से इस प्ले में थोड़ा सा नाटकीय राहत मिल जाता है पोर्टर सीन की वजह से। द अराइवल ऑफ पोर्टर जस्ट आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग डंकन डिले द डिस्कवरी ऑफ द डीड मैंने कार्यों का जो खोज होता है वो उसमें थोड़ा सा देरी हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देरी होता है, क्यों? क्योंकि मर्डर के तुरंत बाद पोर्टर घुस आता है, एक चीज़। और कह रहा है कि एंड बाई सम टाइम फॉर मैकबेथ टू चेंज द क्लॉथ्स, और एक चीज़ और आ रहा है कि यहाँ पर जैसे ही पोर्टर अंदर आता है वैसे ही मैकबेथ के पास समय मिल जाता है कि वो अपने कपड़े बदल ले, क्योंकि जैसे वो छुरा घोंपता है, मारता है, तो वो बहुत सारा कपड़े गंदे होते हैं ना, तो इसकी वजह से वो कपड़े बदलने के लिए उसे टाइम मिल जाता है। द पोर्टर कंपेयर्स हिमसेल्फ विद द पोर्टर ऑफ हेलगेट, और यहाँ पर जो पोर्टर है फ्रेंड्स अपने आप को तुलना करता है कि वह पोर्टर कहाँ का है, हेल गेट का है। हेल माने नरक के द्वार का पोर्टर है, ऐसा मैकबेथ में जो पोर्टर है वो ऐसा मानता है। इस लाइन को भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नंबर 19 है द मर्डर ऑफ किंग डंकन इन मैकबेथ। कब इसका मारा गया है, तो एक्ट 2 सीन 2 में मारा गया है किंग डंकन मैकबेथ के द्वारा। चलिए, कहना है कि मैकबेथ्स किलिंग ऑफ द डंकन अकर्स ऑफ स्टेज। आपको बता दें स्टेज पर नहीं होता है किंग डंकन का जो हत्या, वो स्टेज के बाहर होता है। अ बेल रिंग, एक घंटी बजती है, एंड ए आउल सिक्स, और एक उल्लू का जो आवाज़ गूंजता है, एंड मैकबेथ स्ट्राइड्स ऑन द स्टेज। और उसके बाद जो है फ्रेंड आपको बता दें कि मैकबेथ स्टेज पर आ जाता है टू टेल हिज वाइफ, अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताने कि ही हैज़ कमिटेड द मर्डर, कि उसने मर्डर कर दिया है। इस तरह का मर्डर हुआ है किंग डंकन का, तो ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा कि आप स्टेज हुआ है, स्टेज से बाहर हुआ है, और एक घंटी बजती है, और उल्लू जो है चीखता है वहाँ पर, और उसके बाद स्टेज पर आकर के लेडी मैकबेथ को बताता है कि उसने ऐसा कर दिया है। नंबर नेक्स्ट है इसाबेला एंड एंजेलो कन्वर्सेशन इन मेजर फॉर मेजर। मेजर फॉर मेजर भी एक डार्क कॉमेडी है। एक्ट 2 सीन 4 की लाइन दिया गया है, इसाबेला एंड एंजेलो के बीच कन्वर्सेशन है, बातचीत है। आइए देखते हैं क्या है। इन दिस सीन एंजेलो मिसयूज हिज अथॉरिटी एंड पावर, अपने अधिकार और पावर का गलत यूज करता है। कौन? एंजेलो। टू परसाड इसाबेला, इसाबेला को लालच देने के लिए इनटू स्लीपिंग विद हिम, क्या कि वह उसके साथ उसे सोना पड़ेगा, किस रिटर्न में? फॉर द लाइफ ऑफ हर ब्रदर। अगर इसाबेला चाहती है अपने भाई को बचाना तो इसाबेला को मेरे साथ सोना पड़ेगा। ऐसा एंजेलो अपने अथॉरिटी और पावर का इस्तेमाल करते हुए इसाबेला को लालच देता है। ठीक है, चलिए नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसाबेला एंड क्लाडियोस कन्वर्सेशन। क्लाडियो कौन है? तो इसाबेला का भाई है। और मेजर फॉर मेजर एक्ट 3 सीन 1 में लाइन है, चलिए देखते हैं। इन दिस सीन इसाबेला अप्राइजेस, अप्राइजेस का मतलब होता है फ्रेंड अवगत कराती है, हर ब्रदर अपने भाई को अवगत कराती है
क्लाडियो को हिज सर्वाइवल, ठीक है, उसके जीने के वास्ते, मतलब कैसे तुम जी पाओगे वो अवगत कराती है। सी टेल्स हिम ऑफ एंजेलोस डिस्गस्टिंग ऑफर, वह अपने भाई क्लाडियो से एंजेलो के डिस्गस्टिंग ऑफर के बारे में बताती है। क्लाडियो आफ्रेड ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के बारे में डर जाता है और ट्राई टू कन्विंस इसाबेला, और इसाबेला को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि टू एक्सेप्ट एंजेलोस ऑफर टू सेव हिज लाइफ, कि वो एंजेलो के ऑफर्स को स्वीकार कर ले और हमारा जीवन बच जाए, ऐसा वो कन्विंस करने की कोशिश करता है इसाबेला से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड क्लाडियो और इसाबेला के बीच कन्वर्सेशन था। इसके पहले इसाबेला और कौन था, एंजेलो, एंजेलो के बीच कन्वर्सेशन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रोजालिंड एंड ऑरलैंडो कन्वर्सेशन इन एज यू लाइक इट, ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जो चीज़ें हैं, चलिए देख लेते हैं रोजालिंड और ऑरलैंडो का कन्वर्सेशन। एज यू लाइक इट, एक्ट 3 सीन 2। इन दिस सीन ऑरलैंडो रन्स थ्रू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ऑरलैंडो जो है जंगल में घूम रहा है, दौड़ता है। ही इज़ मैडली इन लव विथ रोजालिंड, रोजालिंड से बहुत ही प्यार करता है, और रोजालिंड इस समय ध्यान रखिएगा गैनेमेडे के रूप में है। इन द डिसप्रेशन ही हैंग्स पोयम दैट ही कंपोज्ड इन हर ऑनर ऑफ एवरी ट्री, तो कह रहा है कि वो इतना प्यार में पड़ा हुआ है कि उसके प्यार में, उसके सम्मान में जो पोयम लिखा गया था ना, प्रत्येक पेड़ पर वह पोयम को टांग देता है, लटका देता है। ही विशेज दैट पासर बाई हैपन टू सी देम, और उसे लगता है, वह चाहता है कि प्रत्येक गुजरने वाले जो लोग हैं उसके कविताओं को देखें। व्हेन रोजालिंड डिस्गाइज्ड एज गैनेमेड एंटर्स द फॉरेस्ट, और जैसे ही रोजालिंड जो गैनेमेड के रूप में है वह फॉरेस्ट में प्रवेश करती है, एंड रीड्स द पोयम, और उन कविताओं को पढ़ती है। सी डज नॉट सीम टू लाइक देम, लेकिन वह उन्हें पसंद नहीं करती है, ठीक है। सी अप्रोचेस ऑरलैंडो, वह उसके बाद ऑरलैंडो के पास जाती है और उस पर दावा करती है टू रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स ऑफ दोज हु हैव फॉलन इन लव। ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कौन क्लेम्स करता है, सभी महिलाएं इस बात को, सभी लड़कियां इस बात को जानती हैं। यहाँ पर सिर्फ रोजालिंड की बात नहीं है, गैनेमेड की बात नहीं है। यहाँ उसके पास जा कर के कहती है कि वो अच्छे से पहचानती हैं, वो अच्छे से पहचानती हैं और उनके लक्षणों को भी जानती हैं जो लोग प्यार में पड़े होते हैं। अर्थात आपको ध्यान रखना होगा, सभी महिलाएं, लड़कियां इस बात को जानती हैं, जो उसके प्यार में पड़ा रहता है उसके लक्षण को वो पहचान जाती हैं, ऐसा बोला जाया गया है। सी प्रोमिसेस टू क्योर ऑरलैंडो, और वो ऑरलैंडो को ठीक करने के लिए वो वादा करती हैं। इफ़ ही उज गैनेमेडे एज तो सी वेयर रोजालिंड, और वो इस शर्त पर ठीक करने के लिए कहती हैं कि अगर वो गैनेमेड से उतना ही प्यार करेगा, उतना ही चाहत रखेगा जितना कि रोजालिंड से वो रखता है। ऑरलैंडो एग्रीज कर जाता है इस बात पर, ठीक है, मान जाता है। लेकिन फाइनली आपको बता दें कि जो रोजालिंड है वही गैनेमेड है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नंबर 23, पायरेमस एंड थेस्बे। बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है मिडसमर नाइट ड्रीम में। एक्ट 1 सीन 2 में ही यह लाइन लिया गया है। आपको बता दें पायरेमस एंड थेस्बे जो आपको बता दें एक पैरोडी भी है रोमियो एंड जूलियट का। आइए पढ़ते हैं क्या है इसमें। कह रहा है कि पीटर क्वींस गेट्स अ प्ले रिहर्स्ड। पीटर क्वींस जो हैं एक प्ले को रिहर्स किए थे। दिस प्ले विल बी परफॉर्म फॉर द ग्रैंड सेलिब्रेशन प्रीसीडिंग द वेडिंग सेरेमनी ऑफ थेसियस एंड हिप्पोलिटा। थीसियस और हिप्पोलिटा के शादी पर एक शानदार सेलिब्रेशन होना था और इसी को उस समय परफॉर्मेंस करना था इस प्ले को। द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द सीन इज़ दैट शेक्सपियर पैरोडी रोमियो एंड जूलियट। तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि रोमियो एंड जूलियट का एक नकल है, पैरोडी है इन दिस प्ले विद इन अ प्ले सीन, ठीक है। इससे भी हम प्ले विद इन प्ले होता है क्योंकि मिडसमर नाइट ड्रीम भी एक प्ले है और उसमें भी एक प्ले है पायरेमस एंड थेस्बे। द टाइटल ऑफ दिस प्ले विद इन अ प्ले इज़ द मोस्ट लैमेंटेबल कॉमेडी एंड मोस्ट क्रूअल डेथ ऑफ पायरेमस एंड थेस्बे। ये पूरा प्ले का जो टाइटल है फ्रेंड्स ये है, द मोस्ट लैमेंटेबल कॉमेडी एंड मोस्ट क्रूअल डेथ ऑफ पायरेमस एंड थेस्बे। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ टू लवर्स। यह कहानी है दो प्रेमियों के बारे में बताती है हु आर सेपरेटेड बाय द डिस्प्यूट ऑफ देयर पेरेंट्स। याद रखिएगा रोमियो एंड जूलियट मोंटेग एंड कैपुलेट फैमिली की वजह से भी दोनों अलग हुए थे। ठीक उसी तरह से बता रहा है दो परिवारों के बीच झगड़े की वजह से अलग हो जाते हैं दोनों प्रेमी। दे ट्राई टू स्पीक थ्रू अ होल इन द वॉल। एक दीवार के होल के बीच में दोनों बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वन नाइट ए लायन सरप्राइजेस थेस्बे एंड टीयर्स हर क्लॉथ्स। अचानक से एक रात एक शेर जो है थेस्बे के ऊपर अटैक करता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। लिविंग द टैटर्ड क्लॉथ्स बिहाइंड सी मैनेज टू स्केप। और उसके बाद कह रहे हैं कि
लिविंग द टैटर्ड क्लॉथ्स बिहाइंड, अपने पीछे जो है उस फटे हुए कपड़े को छोड़ देती है और सी मैनेज टू एस्केप, और किसी तरह से वह बच जाती है। फिर पायरेमस फाइंड्स देम, और जैसे ही पायरेमस जो है उन कपड़ों को पाता है फ्रेंड्स, ही अज्यूम्ड दैट थिस्बे वाज किल्ड हैज़ बीन किल्ड एंड आउट ऑफ दिस ग्रिफ ही कमिट्स सुसाइड। देखिएगा कितना दुख भरी कहानी है कि जैसे उन कपड़ों को देखता है कि ये तो कपड़े जो है थिस्बे के हैं, तो पायरेमस जैसे उसे पाता है और मान लेता है कि थिस्बे जो है मार दी गई है, एंड दिस ग्रीफ हैज़ कमिट सुसाइड, और इतना दुख होता है कि वह सुसाइड कर देता है। अनफाइंडिंग द बॉडी ऑफ पायरेमस, और जैसे ही पायरेमस को पाया जाता है बॉडी को, थिस्बे ग्रीफ स्ट्रेकन आल्सो कमिट सुसाइड। उधर तो अभी जो थिस्बे है फ्रेंड वो जीवित रहती है, लेकिन जैसे ही पायरेमस के बॉडी को वह पाती है और वह भी सुसाइड कर देती है। दिस इज़ हाउ द प्ले विद इन अ प्ले पैरोडीज रोमियो एंड जूलियट। इसी तरह से इसीलिए इस प्ले को प्ले विद इन प्ले को क्या है, रोमियो एंड जूलियट का पैरोडी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओबेरॉन एंड टाइटेनिया's कन्वर्सेशन इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एक्ट 2 सीन फर्स्ट है। तो आपको बता दें, कह रहा है कि ओबेरॉन एंड टाइटेनिया का कन्वर्सेशन है मिडसमर नाइट ड्रीम में। आप ओबेरॉन कौन है, किंग ऑफ फेरीज है, टाइटेनिया कौन है कि क्वीन ऑफ फेरीज है। एक्ट 2 सीन फर्स्ट में यह दिया है। इन दिस सीन टाइटेनिया और ओबेरॉन आर क्वेरलिंग ओवर द कस्टडी ऑफ चेंजलिंग बॉय। चेंजलिंग बॉय जो होता है फ्रेंड्स, उसी को लेकर के ये लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं, टाइटेनिया और ओबेरॉन। ओबेरॉन वांट्स हिम हिज रिट्यून, वो अपने अनुचर बनाना चाहता है उस चेंजलिंग बॉय को, जबकि टाइटेनिया जो है वांट्स टू लुक आफ्टर हिम एज सी हैज़ प्रॉमिस टू गिव हिम टू हिज मदर। और टाइटेनिया चाहती है कि जैसा कि उसके मम्मी से वह वादा की है कि उसका देखभाल करेगी, और इसलिए वो अपने पास रखना चाहती है। तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में ओबेरॉन और टाइटेनिया का कन्वर्सेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं 25 की ओर। हेलेना एंड डेमेट्रियस कन्वर्सेशन इन मिडसमर नाइट ड्रीम। हेलेना और डेमेट्रियस के बीच भी कन्वर्सेशन हुआ है, उस सीन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्ट 2 सीन फर्स्ट में यह है। कह रहे इन दिस सीन हेलेना फॉलोज डिमेट्रियस इन द फॉरेस्ट। हेलेना जो है यहाँ पर भी डिमेट्रियस के पीछे पड़ी हुई है। सी इज मैडली इज लव, और वह बहुत ही पागल है प्यार में। कौन, हेलेना डेमेट्रियस के पीछे। एंड वांट्स हिम टू इल टू एक्सेप्ट हर लव, और उस पर प्रेस डालती है कि वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले। हाउएवर मैंने फिर भी डेमेट्रियस मेक इट वेरी क्लियर दैट ही हैज़ नथिंग टू डू विथ आइदर हरसेल्फ और हर लव। करे या तो उससे ना उसके प्यार के पीछे उसका कोई मतलब नहीं है, वो साफ साफ इस बात को बता देता है। कौन, डेमेट्रियस। किससे, हेलेना से। रिचार्ड थर्ड और एलिजाबेथ कन्वर्सेशन की बात कर लेते हैं। रिचार्ड थर्ड एक्ट 4 सीन 4 में। इन दिस सीन रिचार्ड अटेम्प्ट्स टू परsuade क्वीन एलिजाबेथ टू हेल्प हिम कोर्ट द डॉटर। आपको बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रिचार्ड थर्ड जो है कोशिश करता है, लालच देता है क्वीन एलिजाबेथ को कि वो हेल्प करें, सहायता करें उसकी कोर्ट हर डॉटर, उसके बेटी के प्यार में, यानी कि ताकि उसकी बेटी भी उससे प्यार करे। वो इसके लिए अपने क्वीन एलिजाबेथ को लालच देते हैं। पफ्ड विथ प्राइड रिचार्ड ट्राइज, यानी पूरे अभिमान से फूला हुआ जो रिचार्ड है ना, वो कोशिश करता है डू एनीथिंग ही वांट्स टू ही रिसेंटली किल्ड। और कह रहा है कि पूरे अभिमान से फूला हुआ रिचार्ड जो है फ्रेंड, वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। ही वांट्स, वह चाहता है, ही इज़ रिसेंटली किल एलिजाबेथ इंटायर फैमिली। और आपको बता दें, वह कुछ भी करने के लिए तैयार है, और हाल ही में वह एलिजाबेथ के पूरे परिवार को जान से मार डाला है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है रिचार्ड थर्ड में एलिजाबेथ कन्वर्सेशन के दौरान। नंबर 27 है फ्रेंड्स, पोर्सिया नेरिसा। आपको याद रखिएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 2 में कन्वर्सेशन है। ये सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्सिया और नेरिसा। ठीक है, पोर्सिया कौन है, नेरिसा कौन है, इसकी चर्चा हम आगे बताएंगे। इसमें जेसिका भी है जो साइलॉक की बेटी है, नेरिसा इसकी मेड है। दोनों आपस में बात करते हैं। बात क्या है कि इन दिस सीन दिस टू वुमेन आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोबेबल एंड सुटेबल पार्टनर फॉर पोर्सिया। पोर्सिया के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, एक्चुअली बेसेनियो जो है फ्रेंड्स पोर्सिया से प्यार करता है, लेकिन ये दोनों लोग बात करते हैं कि पोर्सिया के लिए कौन सा पार्टनर अच्छा रहेगा, सुटेबल होगा, संभवतः उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है नेरिसा और पोर्सिया के बीच में। बेसेनियो एंड एंटोनियोस कन्वर्सेशन इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 1। आपको बता दें फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग का बातें हैं जो बेसेनियो और एंटोनियो के बीच होती हैं। इन दिस सीन बेसेनियो गोज टू एंटोनियो, एंटोनियो के पास जाता है एंड आस्क हिम फॉर सम मनी, वह कुछ पैसे मांगता है। सो दैट मीन्स ताकि ही मे ओ पोर्सिया इस रिच बिलेवेड, यानी इस धनी जो प्रेमिका है पोर्सिया उसे क्या करे, लुभा सके, इसलिए वो बेसेनियो से एंटोनियो के पास जाकर कुछ पैसा मांगता है। ओलिविया एंड वायला कन्वर्सेशन 12th नाइट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट 1 सीन 5th की सीन है, ओलिविया और वायला। ठीक है, तो यहाँ पर ओलिविया और वायला का कन्वर्सेशन है। चलिए शुरू करते हैं। इन दिस सीन वायला इन दिस गाइज ऑफ सेसेरियो, किस रूप में है वायला, तो सेसेरियो एक लड़के के रूप में, सेसेरियो के रूप में। ट्राई टू ओ ओलिविया, और वो ओलिविया को लुभाने की कोशिश करती है ऑन द ड्यूक ओर्सिनो बिहाफ, किसके ओर से, ड्यूक, क्योंकि आपको पता है ओलिविया ने मना कर दिया कि वो कई सालों तक नहीं मिलेगी अपने भाई के डेथ की वजह से, और वहाँ पर जो है ओर्सिनो जो है वायला को भेजता है उससे बात करने के लिए, और ओलिविया जो है यहाँ पर उससे बात करती है, सॉरी वायला बात करती है। कह रहे कि ऑन द कंट्री ओलिविया
कंट्रेरी यानी इसके विरुद्ध ओलिविया जो है सीम्स टू बी मोर इंटरेस्टेड इन द वायला दैन ड्यूक, राजा से ज़्यादा जो है सेसिरियो को प्यार करने लगती है, चाहने लगती है, उसमें रुचि दिखाती है। देखिएगा वायला ही थी, सेसिरियो के रूप में गई थी, लेकिन ओलिविया के द्वारा इंटरेस्टेड कौन थी सबसे बढ़िया? वायला यानी सेसिरियो। सी इज़ कैप्टिवेटेड बाय द चार्म्स एंड विटी एट्रीब्यूट्स ऑफ वायला, और वायला के द्वारा जो उसके बुद्धिमत्ता और उसके चार्म को बहुत ही कैच कर ली जाती है ओलिविया, अर्थात ओलिविया जो है उसके प्यार में पड़ जाती है वायला के। लेकिन वायला कौन? सेसिरियो के रूप में थे। प्रिंस हॉल एंड फाल्स्टाफ की चर्चा कर लेते हैं, कन्वर्सेशन है। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में एक्ट फर्स्ट सीन 3 में फाल्स्टाफ आप जानते हैं एक कैरेक्टर है, कॉमिक कैरेक्टर है। इन दिस सीन प्रिंस हॉल द फ्यूचर किंग ऑफ इंग्लैंड टॉक्स अबाउट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है अपने अपने राज के बारे में। किससे? फाल्स्टाफ से। फाल्स्टाफ कौन है? एक इंपॉर्टेंट और फेमस कॉमिक कैरेक्टर है फाल्स्टाफ। दोनों के बीच चर्चाएं होती हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के बारे में, अपने राज्य के बारे में। द ईव ड्रॉपिंग सीन, द ईव ड्रॉपिंग सीन जो है एक्ट 4 सीन 3 में घटित होता है। द शेक्सपियर लव्स लेबर लॉस्ट में यह सीन है। द की ईव्स ड्रॉपिंग सीन अकर्स इन एक्ट 4 सीन 3 वेयर द किंग एंड हिज लॉर्ड्स, जहाँ पर जो राजा और उसके लॉर्ड्स जो हैं ईच सेक्रेटली इन लव, सभी लोग एक दूसरे के, सेक्रेटली माने रहस्यमय ढंग से सभी लोग एक दूसरे से प्रेम में हैं, मतलब सभी लोग प्यार करते हैं लेकिन कोई किसी से कहता नहीं है। हाइड एंड लिसन टू द अदर कन्फेस दियर अफेक्शन, और सभी लोग छिपे हुए हैं और दूसरे के कन्फेशन को सुनते हैं, अपने प्यार को सुनते हैं, उनके प्यार को सुनते हैं। रिवीलिंग दियर ब्रोकन ओथ्स, और ये सभी लोग फाइनली रिवील करते हैं अपने कसम को तोड़ करके वे सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो लव्स लेबर लास्ट में भी इसमें इंपॉर्टेंट है द ईव्सड्रॉपिंग सीन। द शिपरेक सीन आपको पता है टेम्पेस्ट है, जो इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट द शिपरेक सीन एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में ही होता है। सेट्स द स्टेज फॉर द प्ले इवेंट्स विद स्टॉर्म और ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द प्रॉस्पेरो मैजिक, यानी प्रॉस्पेरो के जादू की वजह से यह आयोजित किया जाता है। लीडिंग द शिपरेक ऑफ द किंग ओलेंसो शिप, और जो ओलेंसो का शिप होता है उसी पर ऐसा होता है जो आइलैंड पर जाकर के पहुंचता है। आपको पता ही है लगभग शिपरेक शिप। प्ले विद इन प्ले सीन किसमें की बात कर रहे हैं? हैमलेट की बात कर रहे हैं। प्ले विद इन प्ले सीन आपको बता दें कि जो गैंजेलो वाला सीन है ना, द मर्डर ऑफ गैंजेगो, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि शेक्सपियर हैमलेट द प्ले विद इन प्ले इज पिवोटल सीन इन एक्ट 3 सीन 2। तो देखिएगा एक नाम और यहाँ आ गया है, पिवोटल सीन इसे बोलते हैं, ठीक है। एक्ट 3 सीन 2 में है वेयर हैमलेट स्टेजेस अ प्ले मिररिंग हिज फादर्स मर्डर, और अपने पिता के डेथ पर वह एक स्टेज पर मंचन करवाता है जिसका नाम रहता है द मर्डर ऑफ गैंजेगो, आल्सो मॉस्ट्रैप, द मॉस्ट्रैप भी बोलते हैं इसे, टू ऑब्जर्व क्लाडियस रिएक्शन पर्सनली कन्फर्म हिज गिल्ट, और ये अपने चाचा की तरफ नज़र बनाए रखता है कि जैसे ही उस मंचन होगा तो इनके रिएक्शन को देखता है कि वास्तव में क्लाडियस ने हैमलेट को यानी ओल्ड हैमलेट को मारा है कि नहीं मारा है। यह कन्फर्म भी हो जाता है कि दोषी वही है। द गन पाउडर प्लॉट इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स मैकबेथ में। एक्ट 2 सीन 2 में द गन पाउडर प्लॉट जो है फेल्ड 1605, इसको भी ध्यान रखिएगा। अटेम्प्ट टू असाइनेट किंग जेम्स फर्स्ट, आपको बता दें कि एक बार कोशिश किया जा रहा था किंग जेम्स फर्स्ट को 1605 में मारने के लिए, एंड ब्लो अ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट को भी ऑफन लिंक्ड टू द शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ, थोड़ा थोड़ा उससे भी मिलता जुलता है शेक्सपियर का जो मैकबेथ है उसमें, विच सम स्कॉलर्स बिलीव वाज राइटर एज रिस्पॉन्स टू द प्लॉट वार्निंग अगेंस्ट सुसाइड एंड द डेंजर्स ऑफ एम्बिशन। जिस तरह से किंग डंकर को मारने का प्लानिंग बनाया जा रहा था, ठीक उसी तरह से किंग जेम्स फर्स्ट से रिलेटेड है, इसी की वजह से इसे द गन पाउडर प्लॉट कहा जाता है, ठीक है। लास्ट द डेगर सीन खंजर सीन होता है, मैकबेथ की ही है। कह रहे एक्ट 2 सीन फर्स्ट में यह है कि एक्ट 2 फर्स्ट सीन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ द डैगर सीन इज वेयर मैकबेथ कंज्यूम्ड बाय एम्बिशन एंड गिल्ट, यानी बहुत ही क्या मान लेता है? एम्बिशन और गिल्ट। हेलुसिनेटेड्स मतलब भ्रम होता है कि ए ब्लडी डैंगर लीडिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर, और कह रहा है कि उसका भ्रम है कि एक खूनी जो खंजर है उसे लेकर के डंकन के चैम्बर में घुस रहा है, सिम्बलाइजिंग हिज डिसेंट इनटू द मैडनेस एंड द इम्पेंडिंग मर्डर, और इसी तरीके से वो हो रहा है कि वो किंग डंकन को जान से मार डाल रहा है। कुछ इस तरह का इसमें लाइन है डैगर सीन में कि एक भ्रम होता है कि एक खूनी खंजर जो उसकी आंखों के सामने जा रहा है उसके चैम्बर में, डंकन के चैम्बर में, ठीक है, और फाइनली उसे मार डालता है, कुछ इस तरह का है। ये रहा आज का लंबा वीडियो तो हो गया डैगर सीन से लेकर के जितना शेक्सपियर के सभी सीन्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर देखिएगा इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।